तो ठीक है, फिर अब हम देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशंस को। जैसे हमारे पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, मीन, शिफ्ट और डिफरेंशियल ऑपरेटर थे, वैसे हमारे पास फैक्टोरियल ऑपरेटर भी है। तो जो नंबर का फैक्टोरियल ऑपरेटर है उससे अलग है ये। फैक्टोरियल में जब हम नंबर का करते थे तब हम ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क डालते थे 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू हम जानते थे 24। 6 फैक्टोरियल लिख दो, इसका मतलब 720, मतलब हम 6 × 5 4 3 2 1 करते थे। 4 फैक्टोरियल तो 4 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में जब तक 1 ना आ जाए तब तक मल्टीप्लिकेशन करते। अब यहाँ पे फैक्टोरियल सिर्फ वर्ड मैच करता है उसके साथ, और ये चीज़ पूरी अलग है, ठीक है। तो उस फैक्टोरियल और ये जो नंबर वाले फैक्टोरियल, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखो कि फैक्टोरियल नोटेशन दिखता कैसे और ऑपरेट कैसे करता है। उससे पहले आपको शिफ्ट ऑपरेटर ये सब तो जानते हैं। अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो एच इंटरवल से बढ़ेगा, और वाई आर वाई के लिखूँ यानी कोई पोजीशन पर है तब आप एक पोजीशन आगे बढ़ाते हो। तो अभी किसी फंक्शन एक्स पे अप्लाई हो रहा होगा, एक्स की पावर एन। अब ये जो हमने ब्रैकेट में n लिखा है ना, यही चीज़ है जो इसको अलग बनाती है, और इसको हम कहते हैं अलग से x⁻n फैक्टोरियल। ये प्रोनाउंसिएशन है, हाँ, x⁻n फैक्टोरियल। तो इससे आप ये समझ जाओ कि जैसे आपके पास ये x² था तो वो सिंपली x की पावर 2 था, लेकिन अब आपको लिखने का तरीका कैसा है, x⁻² और ब्रैकेट में 2। या फिर कभी कभी आप इसको देखोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में x है और उसकी पावर 2 है। दिस मीन्स दैट आपको ये जो 2 है वो इसके ऊपर पावर जैसा ऑपरेट नहीं करना है, उसके ऊपर फैक्टोरियल जैसा ऑपरेट करना है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो x⁻n फैक्टोरियल हो, और क्योंकि फिर एक फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है ना, तो फिर आप एक इंटरवल डिफाइन करते हो h स्टैंड्स फॉर इंटरवल। तो ये कहता है कि आप कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ले लो, किसका, x का, उसमें से एक बार इंटरवल कम, उसमें से 2 बार इंटरवल कम, उसमें से 3 बार इंटरवल कम, और ऐसा करते करते कितनी बार इंटरवल कम करो, n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स इंटरवल को कम करो। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अभी देखो जो हमारे पास x⁻0 फैक्टोरियल या फिर x⁻1 फैक्टोरियल, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं x⁻2 फैक्टोरियल। तो x⁻2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, पहले तो x एज इट इज़, उसके बाद से आपको क्या करना है, x -h, तो x -h, फिर x -2h नहीं करूँगा मैं, क्यों, क्योंकि जितनी भी बार फैक्टोरियल लगता है तो कहाँ तक आपको ओपन करना है, सिर्फ n-1h तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, 2 - 1 यानी 1h, तो आपने सिर्फ 1h तक ओपन किया। अगर यहाँ पे आ जाए x⁻3 फैक्टोरियल, तब कहाँ तक ओपन होगा, x -h, x -2h। x⁻4 फैक्टोरियल आ जाए तो x -h, x -2h, x -3h, मतलब जितनी भी बार फैक्टोरियल लगता होगा उससे एक कम तक एक्सपांशन होगा। अब x⁻1 है तो उससे आप आइडिया लगाओ कि आपको कहाँ तक जाना होगा, 1 - 1h यानी 0h, यानी x में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी x⁻1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपली x आ जाएगी। x⁻1 फैक्टोरियल इज सिंपली x, और x⁻0 फैक्टोरियल इज 1। ये दोनों तो स्पेशली आपको अपने नॉर्मल वाले ही देखते होंगे, x⁻0 इज़ 1 और x⁻1 इज़ x। लेकिन ऐसा नहीं, आपको प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको फैक्टोरियल ही बोलना है जब भी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको देखो। x⁻0 फैक्टोरियल इज़ 1, x⁻1 फैक्टोरियल इज़ x, 2 फैक्टोरियल यानी x -h, 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। कभी कभी क्या होता है कि हम इन जनरल डिफाइन कर देते हैं कि लेट जो हमारा इंटरवल है h उसको 1 मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल, सिर्फ ऐसा केस, सिंपलर केस के लिए। तो उस केस में अगर आप बात करो तो अभी भी जो आपका x⁻0 फैक्टोरियल है वो तो 1 ही रहेगा, x⁻1 फैक्टोरियल आपके पास x होगा, x⁻2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, x -1, x⁻3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, x -1, x -2, x⁻3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, x -1, x -2, हाँ 4 आ जाएगा ना, 3 हम कर चुके हैं तो 4, तो x -2 इंटू x -3, कुछ नहीं, वो एक जनरल केस है कि जिसमें h की वैल्यू 1 होती। अब जैसे हम सारे ऑपरेटर्स में उनकी पावर प्लस में भी पढ़ चुके हैं, माइनस में भी पढ़ चुके हैं, क्या हो अगर इसमें ऐसा आ जाए x⁻2 फैक्टोरियल ऑफ -n, x⁻2 फैक्टोरियल ऑफ -n, तो उस केस में कुछ नहीं करना होता। उस केस में आपका ये पूरी चीज़ रेसिप्रोकल होगी सबसे पहली बात तो, और आपका ऑपरेटर कुछ ऐसा लगेगा, x प्लस h, x प्लस 2h, करते करते आपको जाना है x प्लस n-1h तक। आप देख रहे हो दो चीज़ें हो गई, एक तो रेसिप्रोकल हो जाता है और दूसरी चीज़ जितने भी माइनस है वो सब
प्लस में हो जाते हैं। रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है तो आप लोग एक्सपोनेंट से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, जबकि वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोग रिलेट कर सकते हो कि नेगेटिव की वजह से रेसिप्रोकल हो गया, लेकिन माइनस एच था तो यहाँ पे सब प्लस हो गया। अब एक्सपोनेंट में आपको पता होता था कि a रेस टू m अगर आप किसी a रेस टू नेगेटिव m से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन में वो चीज़ नहीं होती है, रेसिप्रोकल तो है लेकिन वो है x माइनस एच वगैरह, और अभी जो आपने देखा वो है x प्लस वच प्लस एच। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो तो आंसर जो है 1 के बराबर नहीं आता। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि x रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल x रेस टू नेगेटिव n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि रेसिप्रोकल तो है बट ये जो वैल्यू है वो बदल जाती है, उसमें x माइनस एच x माइनस 2h वगैरह चलता है, इसमें x प्लस x x प्लस 2h ऐसा चलता है। क्लियर? तो ये तो फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर था। इसके कुछ रिलेशन है कभी कभी किसी के साथ, जैसे फॉरवर्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये, बैकवर्ड के साथ कैसा है, शिफ्ट ऑपरेटर पे कैसा है, उसको भी एक बार ज़रा देखते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम एक रिलेशन देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, मतलब फैक्टोरियल नोटेशन पर एक बहुत नॉर्मल सी एक मतलब ब्यूटीफुल सी चीज़ है, इक्वेशन और कुछ नहीं। जब हम फैक्टोरियल नोटेशन पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देते हैं तो उससे होता क्या है, तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले देखो आपके पास जो अगर फैक्टोरियल नोटेशन है x रेस टू n फैक्टोरियल, ये एक्सपांड होता है तो क्या होता है x माइनस एच x माइनस 2h। अब एक काम करते हैं, ज़रा एक लास्ट सेकेंड टर्म भी इसकी देख लेते हैं। लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी, x माइनस n माइनस 2h, और फिर लास्ट टर्म क्या होगी x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। कुछ नहीं किया हमने, बस एक लास्ट सेकेंड टर्म आपको दिखा दी कि वो कैसे दिखेगा। अब एक काम करते हैं, सब कुछ साइड में रख के हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x रेस टू n फैक्टोरियल। फॉरवर्ड डिफरेंस अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई हुआ है, यानी h इंटरवल बढ़ाएंगे हम, फिर ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x रेस टू n फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास, x प्लस एच रेस टू n फैक्टोरियल माइनस जो आपका ओरिजिनल x था दैट रेस टू n फैक्टोरियल। अब x प्लस एच लगा है, इसका मतलब जो आप ओरिजिनल एक्सपांशन जानते हैं ये वाला, उसमें आपका काम क्या है, जितनी जगह x दिखे उतनी जगह आप x प्लस एच लिखते हैं। तो देखो सबसे बाहर वाला जो x है वो x प्लस एच हो गया, इस ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास x प्लस एच और फिर माइनस का h, और ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से एक्सपांशन देखो अब कैसा दिखता है हमारे पास, x प्लस एच, अगला टर्म आ जाएगा x प्लस एच माइनस एच, x प्लस एच माइनस 2h, और ऐसा करते करते जो लास्ट टर्म थी, लास्ट सेकेंड टर्म अभी नहीं, लास्ट टर्म थी, उसमें जो आपके पास x है उसकी जगह आप x प्लस एच रखेंगे, तो क्या होगा आपके पास x प्लस एच माइनस n माइनस 1 और ब्रैकेट में h, और माइनस का x रेस टू n फैक्टोरियल तो अभी भी रहने दो एज इट इज़। अब यहाँ ध्यान देते हैं, x प्लस एच एज इट इज़, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस एच, यहाँ देखो प्लस का h माइनस का NH प्लस का h, यानी कि x माइनस n माइनस 2h हो जाएगा, और बाहर x रेस टू n। ये अभी आपके पास किसकी वैल्यू है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x रेस टू n की। अब देखो ध्यान से कि ये जो पूरी चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये जो पूरी चीज़ है ये आपकी कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आपने इसी नोटेशन में x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया होता तो अब आपकी टर्म्स कैसी दिखती, x माइनस एच x माइनस 2h, और जो लास्ट टर्म है वो कैसी दिखती है आपको, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस हो गया है ना, सो n माइनस 1 माइनस 1 यानी n माइनस 2h हो जाता। ये आपकी लास्ट टर्म हो जाती है अगर आपने n माइनस 1 फैक्टोरियल किया होता तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी आपके पास कि x प्लस एच एज इट इज़, और ये आपका क्या हो जाएगा x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस, अब x रेस टू n पे ध्यान दो, x रेस टू n का एक्सपांशन मैंने आपको ये दिखाया, अब उसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट सेकेंड टर्म यही है ना x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, तो इसमें जो इतनी टर्म की वैल्यू है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन एक लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो x माइनस n माइनस 1h, क्योंकि अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, और इसमें भी मैं चीज़ देख रहा हूँ कि उसके बड़े वाले एक्सपांशन में फर्स्ट से लेकर लास्ट सेकंड टर्म भी फिर वही छुपी हुई थी, लेकिन लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो xn बन जाएगा। अब इन दोनों में से मैं शांति से x रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ,
ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस एच माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एन एच माइनस 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 एच, एक्स एच कैंसिल, तो फाइनल मेरे पास क्या बचा है, एन एच एक्स रेज टू एन माइनस वन, और ये होता है फॉरवर्ड एक्स रेज टू एन की वैल्यू। अगर आपने इस पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, एन एच एक्स रेज टू एन माइनस वन फैक्टोरियल बोलेंगे आप, एक्स रेज टू एन माइनस वन नहीं कह सकते आप इसको, एक्स रेज टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था, फॉरवर्ड डिफरेंस लगा तो क्या होगा। इसके बाद से हमारे पास एक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल नोट मतलब किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो उसका कंसेप्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप फैक्टोरियल नोटेशन में डिनोट करते हैं, इसका मेन आइडिया क्या है और इसको करते कैसे। तो पहले मेन आइडिया की बात कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे आपको कैसा दिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे इक्वेशन दिखते हैं जिसमें आप ओरिजिनली जो करते आते हैं 2 पावर 3 पावर, तो आप उनकी जगह आपको फैक्टोरियल नोटेशन करना है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर मैं आपको लिख दूं कि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल गिवन है कि p ऑफ x आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे सच में वो एक्स स्क्वायर है, उसके बाजू में 2x है, ये पॉलिनोमियल पावर है जो अपनी एक्स स्क्वायर दिख गया तो x इंटू एक्स वाई। अब आपको ये कहते हैं कि इसी चीज़ को आप फैक्टोरियल नोटेशन के किसी पॉलिनोमियल जैसा बना दो। समझ पा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, या तो 3 मैंने ऐसे लिख दिया, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगी, लेकिन आपका काम क्या है कि उसको किसी फैक्टोरियल नोटेशन जैसा बना दो। तो इसको करने के लिए जो हमें हेल्प करता है, 3 मेथड है इसको करने की। एक बाय डेफिनेशन, एक है कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के कर सकते हो, और एक है सिंथेटिक डिवीजन की मेथड। तो हमारे सिलेबस में जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उससे ही करना है, और ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दो कि पूरी डेरिवेशन समझते हैं कि आपको पता था कि न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको अगर x की कुछ वैल्यू दे दूं, उसके अकॉर्डिंग y की कुछ वैल्यू दे दूं, तो x और y की कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो ये वैल्यू देता है, आप उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ही ऐसा हो कि रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल p ऑफ x, चलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ से चालू करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इन फैक्टोरियल नोटेशन, तो आपको करना क्या है, तो जो वो आप टेबल बनाते थे आप वही टेबल बना लो। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, x की वैल्यू कहाँ से डालना है आपको, 0 से, और ऐसा क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो x और y का इसका टेबल बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस का, सिंपल। और दिख रहा है कि आपको पावर 2 है, यानी आप डेल स्क्वायर y तक ही जाओगे। यहाँ पे 10 वैल्यू भी लिख लो, लेकिन डेल स्क्वायर y के बाद से सब 0 ही होने वाले, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, 3 से 4 वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 9 और 3 रखेंगे तो 16। इसका पहला फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3, 5, 7, और इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 2 एंड 2। और मैंने जैसा कहा था जितनी भी वैल्यू रख लो, थर्ड तो 0 होने ही वाला है। कोई बात नहीं, आपको ये आ गया। अब आप फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड पोलेशन फॉर्मूला से क्या करते थे, अगर मैं आपसे पॉलिनोमियल छुपा दूँ तो आप क्या करोगे, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आप वो पॉलिनोमियल फाइंड करोगे जिसकी ये वैल्यूज थी। तो उसके लिए आप क्या करते थे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना डिफरेंस है, 1 का, है ना, h की वैल्यू 1 हो गई। ओके, उसके बाद से ध्यान दो कि आपके पास जो x नॉट है, पहली वैल्यू कितनी है, 0, जो पहली y नॉट है वो कितना है, 1। अब आप जानते हो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी एच, x तो x ही है क्योंकि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट जो x नॉट है वो कितना है, 0, और h कितना है, 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी p। आपका यही काम था कि आपने जो x नॉट है उसको 0 चूज़ किया ताकि p और x सेम हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि ये जो भी ऊपर वैल्यूज़ हैं उसका पॉलिनोमियल कैसा होगा, y ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस p माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3/4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 वाई नॉट, और ऐसा करते हुए आप जाते हैं।
अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी p की वैल्यू कितनी है x, तो आपके जितने जितने p है चलो उसकी जगह हम x लिख देते हैं ऐसे ही। p की जगह आप सब जगह x लिख सकते हैं क्योंकि आपने वैसा ही चूज़ किया अपने पूरे सिचुएशन को। अब ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है जो ऊपर वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने इसको सच में सॉल्व किया तो आप जानते हैं कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पे पहुँच ही जाएंगे, वो बात सही है। लेकिन आपको तो पॉलिनोमियल से फैक्टोरियल नोटेशन में डिनोट करना था, तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ आपको x दिख रहा है, उसके बाजू में x इंटू एक्स माइनस 1 दिख रहा है, उसके बाजू में x, x माइनस 1, x माइनस 2, फिर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो आपने क्या किया कि जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल था वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, y नॉट प्लस डेल्टा y नॉट। x क्या है, x रेज टू 1 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा स्क्वायर y नॉट एज इट इज रहेगा, उसके साथ डिवीजन में 2 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। x इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो जाता है, x रेज टू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपकी टर्म आ जाएगी x रेज टू 2 फैक्टोरियल। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डेल क्यूब y नॉट एज इट इज, नीचे का 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और इन सबको कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, x रेज टू 3 फैक्टोरियल, प्लस वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल 4y नॉट अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज टू 4 फैक्टोरियल, सॉरी एक ही ब्रैकेट डालना है आपको, x रेज टू 4 फैक्टोरियल, और आगे की टर्म्स ऐसी रहेंगी। तो ये आपका न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला में ही वैल्यूज सब्सटीट्यूट हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज है उसको टेबल से डाल दो। y नॉट कितना है आपके पास 1, डेल्टा y नॉट कितना है 3, x रेज टू 1 फैक्टोरियल, प्लस ये देखो आपको पता होना चाहिए y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यूब, और आगे की सब तो जीरो ही है। अब देखो डेल्टा स्क्वायर y नॉट कितना है आपके पास 2, x रेज टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू सिंपली 2 होती है, और आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सब जीरो हो गए। तो आपके पास क्या आंसर आया, 1 प्लस 3 एक्स रेज टू 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 2 फैक्टोरियल। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, किस पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। आपका जो नॉर्मल पॉलिनोमियल था उसका रिप्रेजेंटेशन आपने किस में कर दिया, फैक्टोरियल नोटेशन में। उसका रिप्रेजेंटेशन किस में हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन। आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको पॉलिनोमियल ही देंगे और उससे डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका फैक्टोरियल नोटेशन बना दो। तो आप ही का काम होगा कि आप पहले टेबल बनाएं, टेबल के बाद से आपको न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आपको ये ब्लैक वाली फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका काम होगा कि डायरेक्टली आप ये ब्लू वाली फॉर्मूला लिख सकते हैं, बस आपको जीरो से चालू करना है, वो एक रूल फिक्स्ड हो जाएगा। और इन सब की जगह आप जब मतलब कुछ नहीं, काम ईजी कर दिया है। जब एक्चुअल में आपको पॉलिनोमियल खोलना होता था तो आपको बहुत सारे एक्स खोलने पड़ते थे ना, अब आपको उनको खोलने की ज़रूरत नहीं, ऐसा छोड़ सकते हो। और आपको एक बात देखनी चाहिए कि अगर आपने सच में इन एक्स को खोल दिया ना तो आपको यही मिल जाएगा। अगर जैसा इनका डेफिनेशन कहता है, अगर आपने खोल दिया तो आपको यही मिल जाएगा। देखो आपको क्या है, 3x रेज टू 1 फैक्टोरियल है, और फिर क्या है, सिंपल x रेज टू 2 फैक्टोरियल है ना। आपने इनको एक्चुअल में खोल दिया तो x रेज टू 1 फैक्टोरियल तो x होता है, और x रेज टू 2 फैक्टोरियल तो x इंटू एक्स माइनस 1 होता है। सो 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो देखो आपको क्या मिल गया, आपको आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल ही मिल गया ना। तो आपने कुछ नहीं, आपने बस खुलने से रोक दिया है ब्रैकेट्स को, और उसी को आपने फैक्टोरियल में छोड़ दिया है। तो यही होता है किसी पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन। बड़े बड़े पॉलिनोमियल भी आ सकते हैं, और हमेशा आपको पॉलिनोमियल देंगे ही। आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको p ऑफ x गिवन है, x रेज टू 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो आपको पता है कि 3 तक है इसकी वैल्यू, और अगर इसकी वैल्यू 3 तक है यानी कि इसका एक्सपांशन कहाँ तक खुलेगा, तो 3 मतलब डेल्टा क्यूब तक ही जा सकते हैं, यानी 4 वैल्यूज ही लेनी है, जिसमें से पहली वैल्यू आपको 0 लेनी ही है। आप 0 1 2 3 4 4 ही लेनी थी ना 3 तक, और h का इंटरवल भी 1 रखना है, ठीक है। इसको इस पे y पे क्या फ़र्क डालेगा, 0 डालने पे 1, 1 डालेंगे तो 12, 2 डालेंगे तो 8 प्लस 16 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 1 37, और 3 डालेंगे तो 27 प्लस 36, 27 प्लस 30 63 प्लस 10 होता है 73, और 8 किया तो 81, और 81 प्लस 1 82। फिर इसके से फॉरवर्ड y करेंगे, 12 माइनस 1 11, 37 मतलब 25,
82 माइनस वो करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 45। फिर बैकवर्ड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 14 और यहाँ पे आ जाएगा 20, और बैकवर्ड क्यूब वाई करने पे हमारे पास डायरेक्टली कितना है 20 माइनस 14 करने से 6। ओके, तो आपको x नॉट वाई नॉट फॉरवर्ड वाई नॉट फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट ठीक है, फॉरवर्ड वाई नॉट सब आपको मिल चुका है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं कि अगर किसी को भी फैक्टोरियल नोटेशन में डालना है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट एक्स रेज टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 3 फैक्टोरियल। ऐसा आपकी सीरीज कंटिन्यू रहती है। 3 तक इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास 3 तक वैल्यू ही थी। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वाई नॉट की वैल्यू 1 डेल्टा वाई नॉट यानी 11 एक्स रेज टू 1 प्लस 14 अपॉन 2 एक्स रेज टू 2 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 6 एक्स रेज टू 3 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस 11 एक्स रेज टू 1 फैक्टोरियल प्लस 7 एक्स रेज टू 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 3 फैक्टोरियल। किस पॉलिनोमियल का आया ये, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यहाँ का जो एक्स क्यूब है और वहाँ पे जो एक्स रेज टू 3 फैक्टोरियल दोनों में फ़र्क है, लेकिन यही तरीका है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी फैक्टोरियल में कैसे रिप्रेजेंट करना है सिंपल सा है। जैसे हम न्यूटन वगैरह करते थे वही उल्टा न्यूटन का ही एक स्टेप पीछे खींच रहे हो आप बस ब्रैकेट खोलने की जगह उसको नोटेशन में लिख के छोड़ दे रहे हो। उल्टा वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, आपको पूरा ब्रैकेट ओपन करना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्लियर हुआ आइडिया, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन करना हो तो आपको पॉलिनोमियल एक लाइन में ही आपको कहेंगे रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल इन इट्स फैक्टोरियल नोटेशन। आपका काम होगा कि आप x और y के रिलेटेड ये पूरा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएं, स्ट्रिक्टली 0 से चालू करें। उसके बाद से ये फॉर्मूला आ जाती है कि किसी भी है कुछ नहीं, न्यूटन्स फॉर्मूला ही है, बस वो सब टर्म्स की जगह ये आ गया। और कब आया, जब हमने 0 से स्टार्ट किया तभी 0 लेने की वजह से जो p है वो x के एक्यूरेटली बराबर हो गया, तब ऐसा होता है। उसके बाद से वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा तरीका है। आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए, ऐसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है और उसका आपको फैक्टोरियल नोटेशन फाइंड करना है। तो आपको टेबल बनाना है खुद से और खुद से फाइंड करना है और उतना पे लिख के छोड़ देना है, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। और आप जानते हो जैसा हमने उसमें चेकिंग किया, अगर मैं इसकी जगह x लिख दूँ, इसकी जगह x इंटू एक्स माइनस 1 कर दूँ और इसकी जगह x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कर दूँ, उन सब चीज़ों को ओपन करूँगा फिर यहीं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने चेक किया था, क्रॉस से छोटा था इसलिए चेक कर लिया, लेकिन उसमें आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो ये था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से फैक्टोरियल नोटेशन कैसे पहुंचना है। एक बार देख लेते हैं कॉलेज वगैरह में अगर सिंथेटिक डिवीजन से कैसे पहुंचना है वो होता है तो वो भी कर लेंगे, देख लेते हैं। उसका भी मेथड बहुत सिंपल, उसमें होता है कुछ नहीं, आपको जो पूरा डिफरेंस टेबल है ना वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कुछ ऐसे काम करते हैं, थोड़ा ट्रिकी लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन 4-5 क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाता है। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उसमें डिक्रीजिंग पावर है ना x की सब बराबर से, कोई भी मिसिंग नहीं है ना, 3 2 1 खत्म, ऐसा ही है ना। ऐसा जैसे कि मिसिंग ऐसा कुछ नहीं है ना, सब नॉर्मल। मिसिंग होती है तो 0 कर देते हैं और कुछ नहीं। इसके कोएफिशिएंट को पकड़ के आपको एक डिवीजन जैसा बनाना है। इसके कोएफिशिएंट क्या है, 1 4 6 1। जो मेरे पास ये नहीं होता तो मैं यहाँ 0 लिख देता, जो माइनस का 6 होता तो माइनस का 6 लिखता। अब इसमें आपका काम ये है कि आखिरी टर्म को ऐसा छोड़ दो, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे लिखो 1, अब यहाँ पे भी देखो 1 1 सा कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे 1 ही कॉपी होता है दोनों जगह। जो यहाँ का हो वो नीचे एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं या फिर क्रॉस डाल। तो यहाँ पे 2 होता तो 2, 1 है तो 1। अब 1 1 सा 1, 4 + 1 5, 5 1 सा 5, 6 + 5 11। फिर आपका काम होगा उस लास्ट वाले को छोड़ दें और सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दें। फिर यहाँ पे 0 लिखे, लेकिन अब की बार पहली बार 1 लिया था ना, अब 2 ले लो। फिर वही चीज़, 1 + 0 1, 1 2 ज़ा 2, 5 + 2 7। फिर उस लास्ट वाले को छोड़ दो और अब तो कुछ बचा नहीं तो 1 एज इट इज़। अब ध्यान से, ये जो 1 था ये आपका x⁻0 का है, जो ये है ये x⁻, किसका है, ये आपका x⁻1 का, ये आपका x⁻2 का, और ये जो लास्ट वाला है ये आपका x⁻3 का, मतलब ये उसके कोएफिशिएंट है। तो यानी इसको जो एक्सपांशन है जो आपका p ऑफ x था, अब आप उसको कैसे लिख सकते हो, 1 टाइम्स x⁻0 + 11x⁻1
प्लस 7x रेज टू 2 फैक्टोरियल और प्लस 1x रेज टू 3 फैक्टोरियल। सेम आया ना? x रेज टू 0 फैक्टोरियल में बताया था 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11x रेज टू 1 फैक्टोरियल रहेगा, 7x रेज टू 2 फैक्टोरियल रहेगा, 1 कुछ दिक्कत नहीं, तो x रेज टू 3 सेम आया। तो ये तो सिंथेटिक डिवीजन की मेथड थी, मतलब उसमें आपको डिफरेंस टेबल नहीं बनाना होता है, और इसमें ऐसा ही करते हैं। अभी ये था, इसका सिंथेटिक डिवीजन करके देखें, हमको पिछली बार क्या मिला था, ये मिला था ना, यहाँ पे क्या था, x रेज टू 2 था मेरे हिसाब से। अब देखो इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो फिर वही चीज़, ओरिजिनल कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1, जो पहला स्टेप ही है उसमें सबसे बाहर वाले कोएफिशिएंट को छोड़ दो और यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे 1। अब होता कुछ नहीं है, 1 + 0 1, 1 1 ज़ा 1, 2 + 1 3, फिर उस बाहर वाले को छोड़ दो, अब एक ही बच गया ना, तो वही कॉपी हो जाता है। तो ये किसका कोएफिशिएंट है, x रेज टू 0 का, x रेज टू 1 का, x रेज टू 2 का, वही आया था, +3 और +1। तो ये अभी कैसे ये पॉलिनोमियल ठीक था, 3 2 4, सिंथेटिक डिवीजन ही बेस्ट है। अगर यहाँ पे मैं 5th पावर दे देता, तो अगर मैं वहाँ पे कोई 5th पावर का पॉलिनोमियल दे दूँ जिसका आपको बताना हो कि उसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, तब तो आप फंस जाओगे कि आप उसका टेबल बनाने में कितना टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं। अगर मैं आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दे दूं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू 5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 1, जैसे मैं आपको ये पॉलिनोमियल दे दूं और आपको इसका फैक्टोरियल नोटेशन करना है, तब हमको तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब इसका सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका टेबल बनाने में देखो 5th पावर है, यानी डेल कहाँ तक जाऊँगा, फिर कितने फैक्टोरियल टूटेंगे, इसका टेबल बनाने में कितनी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंथेटिक करके देखते हैं, फटाफट आंसर आएगा। सबसे पहले कोएफिशिएंट को ध्यान से लिखेंगे हम, 5 का 1, 4 तो है ही नहीं, तो हमको उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0। फिर 3 का 4, 2 का -3, x वाला फेसन नहीं है तो उसकी जगह 0, लास्ट में 1। एकदम सीरीज में, जैसे इसका अगला स्टेप क्या लिखना चाहिए आपको, कुछ इस तरीके से कि एकदम पहले ओरिजिनल चीज़ को आप सीरीज में लिख दो, समझ रहे हो, सॉरी 3x² था ही ना, x नहीं था, आप ओरिजिनल चीज़ को लिख दो। अब फर्स्ट स्टेप वही है कि आप लास्ट वाले को छोड़ दो एज इट इज़, ओके। यहाँ पे 0, यहाँ पे हमेशा 1, 1 + 0 1, 1 1 ज़ा 1, 0 + 1 1, 1 1 ज़ा 1, 4 + 1 5, 5 1 ज़ा 5, -3 + 5 2, 2 1 ज़ा 2, 0 + 2 2। फिर से आप आखिरी चीज़ को छोड़ दो, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे फिर 0 लिखो, लेकिन अब की बार ये सेकेंड स्टेप है तो यहाँ 2 आता है। 1 1 + 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6, 5 + 6 11, 11 2 ज़ा 22, 22 + 2 24। फिर आखिरी टर्म को छोड़ दो, फिर यहाँ 0 डालो, लेकिन अब यहाँ पे 3 डलेगा। 1 + 0 1, 1 3 ज़ा 3, 3 + 3 6, 6 3 ज़ा 18, 11 + 18 29। फिर आपका काम होगा आखिरी टर्म को छोड़ दो, 0, अब आएगा 4, 1 ऐड करना होता है सीधा सीधा, 1 4 ज़ा 4, 6 + 4 10। फिर आखिरी टर्म को छोड़ दो, अब आखिरी टर्म ही बची है तो आपके पास आ जाएगा 1। और ये पूरा सीरीज में आप लिख दो, ये क्या है, x रेज टू 0 फैक्टोरियल, x रेज टू 1 फैक्टोरियल, x रेज टू 2 फैक्टोरियल, x रेज टू 3 फैक्टोरियल, x रेज टू 4 फैक्टोरियल, x रेज टू 5 फैक्टोरियल। यानी इसका जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो आपके पास क्या आ गया है, 1 + 2x रेज टू 1 फैक्टोरियल प्लस 24x रेज टू 2 फैक्टोरियल प्लस 29x रेज टू 3 फैक्टोरियल प्लस 10x रेज टू 4 फैक्टोरियल और लास्ट में प्लस x रेज टू 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। ये आपके पास आपके पॉलिनोमियल की एक्सपांशन आ चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद से अब देखते हैं हम क्या करना है। एक्सपांशन एक बार खुल गया, बस इतने पे छोड़ देना, आपको फिर x -1 कुछ नहीं करना है। तो ये जो 5th डिग्री का पॉलिनोमियल का उसका 5th फैक्टोरियल नोटेशन में जो एक्सपांशन है वो हो चुका है, ठीक है।